आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का आज से सर्वे शुरू हो गया है। पुरातत्व विभाग की टीम वैज्ञानिक सर्वे कर रही है। वजूखाने को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वे हो रहा है। 4 अगस्त तक एएसआई टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी थी, लेकिन साफ कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस वजूखाने इलाके को सील करने के लिए कहा गया है, वहां पर कोई सर्वे नहीं होगा। हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश कोर्ट ने 14 जुलाई को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर मौजूद था और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के 3 गुंबदों, पश्चिमी दीवार और पूरे परिसर के आधुनिक तरीके से जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि हिंदू पक्षकारों की मांग का मुस्लिम पक्ष और मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस सर्वे की वजह से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में इसे किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा वजूखाने को छोड़कर अन्य जगहों के वैज्ञानिक परीक्षण की अनुमति दिए जाने के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की खूबसूरत नक्काशी की जा रही है। नवंबर 2023 तक ये सारे कार्य पूरे हो जाने की उम्मीद है। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई और फिर इसे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी लगभग यही आलम देखने को मिला। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में चर्चा करे। चर्चा के नियम को लेकर दोनों सदन में विपक्षी दल हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 विधेयक ला रही है। इनमें कई नए बिल हैं, तो कुछ पहले संसद में पेश हो चुके हैं, जिन पर चर्चा होगी। इनमें दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक, जन विश्वास बिल, सिनेमेटोग्राफी बिल, डेटा प्रोटेक्शन जैसे बिल शामिल हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चेन्नई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक आज से शुरू होगी। ये बैठक 26 जुलाई तक चलेगी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में ये पहला मौका है जब G20 बैठक के दौरान एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा, जो G20 देशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। विज्ञप्ति का मसौदा आपदा जोखिम में कमी के महत्व को भी रेखांकित करेगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली ठोस कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करेगा। 2015 में अपनाया गया सेंडाई फ्रेमवर्क भी इस बैठक के लिए एक मार्गदर्शक टेम्पलेट होगा। बैठक में इसकी समीक्षा भी की जाएगी। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन में महिला नेतृत्व की भूमिका पर भी चर्चा होगी और देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही साथ विपर्जॉय केस स्टडी और आपदा से निपटने पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद G20 प्रतिनिधियों को महाबलीपुरम में यूनेस्को विरासत स्मारकों का दौरा करने का भी अवसर मिलेगा। दिल्ली में ITPO कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो गया है। आगामी 26 जुलाई को दिल्ली में पुनर्विकसित ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाएगा। पुनर्विकसित ITPO कॉम्प्लेक्स को विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता के प्रमाण के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसमें कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 पर 7,000 लोगों के बैठने की
क्षमता है। ऐसे ही 3000 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ एक एम्फी थिएटर भी है। ये कॉम्प्लेक्स भारत के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू की आबादी के हिसाब से इसका योगदान देश के विकास में किसी भी दूसरे भाग से कम नहीं है। जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति से कुछ दिनों की राहत के मिलने के बाद एक बार फिर दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ी राज्यों सहित पंजाब और हरियाणा में हो रही भारी बारिश का असर देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से नजर आ रहा है। हरियाणा के यमुनानगर के हरदिनी कुंड बैराज से 2.23 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण हिंडन और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे निचले इलाके में रह रहे लोगों से बार बार जगह खाली करने की अपील की जा रही है। हिंडन नदी के किनारे के कुछ निचले इलाकों की बस्तियों में पानी घुस गया है। बिगड़े हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पंजाब हरियाणा समेत पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। गोदावरी के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर से भद्रादी, कोठागुडेम जिले के भद्राचलम और मुनुगुर डिवीजनों के निवासियों में भय और चिंता पैदा कर दी है। विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध के जलभंडार से महानदी में रविवार को पानी छोड़ा गया। बांध के 5 गेट खोलकर 1 साल बाद पानी छोड़ा गया। बांध के ऊपरी मुहाने पर पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद बांध के जलभंडार का जलस्तर करीब 615 फुट तक पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कई जगहों पर भूस्खलन से तमाम जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। हिमाचल में इस साल सामान्य से काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं उत्तराखंड में बारिश से 4 धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य में 27 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात और महाराष्ट्र भी भारी बारिश से बेहाल है। रत्नागिरी में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं रायगढ़ के ईरशालवाड़ी में चल रहा राहत और बचाव का कार्य पूरा हो गया है। बीते बुधवार को पहाड़ दरकने से एक पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया था। मौसम विभाग ने आज पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिन तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज से अधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उफना रही नदियों का पानी गांव में घुसने लगा है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों में इंदौर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में हल्की बारिश होने के आसार हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। उज्जैन में शिप्रा, बुरहानपुर और बैतूल में ताप्ती नदी उफान पर है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर बना हथनूर पुल डूबने से 10 से ज्यादा गांवों का जिले से संपर्क टूट गया है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल भारत पुस्तकालय में लैपटॉप, टैबलेट और वाईफाई कनेक्शन के साथ डिजिटल कॉर्नर, हिंदी कॉर्नर और इंडिया कॉर्नर जैसे नए संसाधनों का उद्घाटन किया। इस पुस्तकालय की स्थापना 1956 में की गई थी। वर्तमान में पुस्तकालय के 3000 नेपाली नागरिक सदस्य हैं। नेपाल भारत पुस्तकालय में लगभग 68,000 पुस्तकें हैं, जिसमें भारतीय इतिहास, आर्थिक, राजनीतिक, जनसंचार, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य विषयों पर पर्याप्त संग्रह शामिल है। पुस्तकालय में हिंदी में पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह है, जिसमें हाल ही में 391 नई हिंदी पुस्तकें जोड़ी गई हैं। सावन की तीसरे सोमवार को राजधानी के अलग अलग मंदिरों में शिव के भक्तों ने पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया।
दूध, बेलपत्र और जलाभिषेक करते हुए महिलाओं ने बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना की। फिलहाल चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर में सुबह से ही लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई है। वहीं अन्य प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नए ऐप पर निगरानी रखने वाली फर्म सेंसर टॉवर ने संकेत दिया है कि इसकी चर्चा बहुत कम हो गई है और थ्रेड्स के सक्रिय उपयोगकर्ताओं में 20% की कमी देखी गई है। ऐप पर बिताया गया औसत समय 20 मिनट से 50% गिरावट के साथ 10 मिनट रह गया है। प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा ने जब सोशल नेटवर्किंग मंच थ्रेड्स को पेश किया था तो कुछ ही दिनों में इसके 10 करोड़ उपयोगकर्ता हो गए थे। इसके बाद इसे ट्विटर किलर जैसी उपाधियां दी गई थी, लेकिन ट्विटर के अन्य प्रतिद्वंदियों की तरह थ्रेड्स का प्रभाव भी कम होता दिखा है। सरकार के अंतरिम अनुमानों के मुताबिक महत्वाकांक्षी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत प्रोत्साहन पर वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 40,000 करोड़ रुपए से भी कम खर्च किए जाएंगे। PLI योजना का ये चौथा साल होगा। PLI के तहत 1.97 करोड़ रुपए का कुल प्रोत्साहन दिया जाना था और अंतरिम अनुमानों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक इसमें से केवल 1/4 रकम इस्तेमाल हो पाएगी। इससे ये संकेत भी मिलता है कि सभी 14 PLI योजना पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। सरकार ने बैंक और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है। अब इन कंपनियों को विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह यानी कि TCS के लिए जरूरी ढांचा और प्रणाली तैयार करने को 6 से 8 महीने और मिल गए हैं। केरल सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए बोली लगाने वाला खेल शुरू किया है। केरल सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हिट फिल्मों में दिखाए गए राज्य के विभिन्न दर्शनीय स्थानों को लोकप्रिय बनाने की योजना बनाने के बाद एक और कदम उठाया है। केरल सरकार बोली लगाने वाले खेल के एक माध्यम से देश और विदेश के पर्यटकों को लुभाने के लिए उन्हें कम कीमतों पर छुट्टियों का पैकेज जीतने का मौका देती है। केरल के पर्यटन विभाग ने रविवार को जारी बयान में कहा कि हॉलिडे हेस्ट नाम के खेल में कम कीमतों वाले यात्रा पैकेज दिए गए हैं और यदि किसी में रचनात्मक तरीके से सही बोली लगाने की क्षमता है तो उन्हें ईश्वर के घर में अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों पर छुट्टियों का आनंद मिलेगा। स्पेन में हुए आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। स्पेन त्रिशंकु संसद की ओर बढ़ रहा है। रविवार को हुए संसदीय चुनाव में ना तो वामपंथी और ना ही दक्षिणपंथी दल को बहुमत मिलने की संभावना है, जिससे सरकार बनाने के लिए दलों के बीच गठबंधन बनाने की कवायद शुरू होने की उम्मीद है। रात 11:15 बजे तक का 99% वोटों की गिनती हो चुकी है। पीपुल्स पार्टी ने 136 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने 122 सीटें जीती हैं। धुर दक्षिणपंथी पार्टी वोक्स ने 33 सीटों पर और धुर वामपंथी पार्टी सुमार ने 31 सीटों पर जीत हासिल की है। स्पेन की कंजर्वेटिव पीपुल्स पार्टी के नेता अल्बर्टो नुनेज फिजू ने कहा है कि उनकी पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है और ये भी कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार चलाने के लिए सभी दलों के साथ बातचीत शुरू करना है। फिजी की पीपुल्स पार्टी के समर्थक राष्ट्रीय चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाने के लिए मैड्रिड की सड़कों पर उमड़ पड़े। समर्थक स्पेन का झंडा लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे। दूसरी ओर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसदीय चुनाव में वामपंथियों की जीत का दावा किया है, जबकि चुनाव परिणाम में त्रिशंकु संसद के आसार दिख रहे हैं। कैमरून के सबसे बड़े शहर डोआला में एक 4 मंजिला इमारत ढह जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मलबे में बचे लोगों की तलाश की जा रही है। अफगानिस्तान में भारी बाढ़ से कम 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 74 लोग घायल हो गए और 41 लोग लापता हैं। ग्रीस के सबसे मशहूर पर्यटन स्थल रोड्स आइलैंड के जंगलों में लगी भीषण आग और फैल गई है। आग लगने की वजह से 30,000 से ज्यादा लोगों को घरों से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आग बुझाने के लिए सेना और कोस्ट गार्ड की मदद ली जा रही है। कनाडा के नोवा स्कॉटिया में
मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में काफी नुकसान हुआ है। सड़कें पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इमारतें डूब गई हैं। बाढ़ के दौरान लापता हुए 2 बच्चों सहित 4 लोगों की तलाश जारी है। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने कुरान शरीफ की बेअदबी को लेकर स्वीडन के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की मांग की है। जमीयते उलमाए इस्लाम पार्टी से जुड़े लगभग 3000 कार्यकर्ता स्वीडन में एक दक्षिणपंथी राजनेता द्वारा कुरान शरीफ की बेअदबी के विरोध में कल पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची की सड़कों पर उतर आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह ओडेसा हमले में विभिन्न प्रकार के 19 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजराइल में आज न्यायिक सुधार विधेयक संसद में अहम मतदान कराया जाना है। इस विधेयक के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने यरूशलेम में झंडे लिए और ड्रम बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तेल अवीव में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कल पेसमेकर लगने के लिए ऑपरेशन सफल रहा। नेतन्याहू ने कहा कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और उन्हें जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल जाने की उम्मीद है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात की। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य युआन जियाजुन 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा पर रविवार को यहां पहुंचे थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जबकि यूक्रेन ने उस आधे क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है जिसे रूस ने शुरू में अपने आक्रमण में जब्त कर लिया था, कीव को और अधिक वापस जीतने के लिए बहुत अधिक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने पर वेस्टइंडीज ने भारत को मिले 365 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी पारी में 2 विकेट खोकर 76 रन बनाए। वेस्टइंडीज को जीत के लिए जहां 289 रनों की जरूरत है, वहीं टीम इंडिया जीत से महज 8 विकेट दूर है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में चमके तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज चटकाए 5 विकेट। दूसरी बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट के हाल को किया हासिल। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 57 रन बनाए। रोहित ने सिर्फ 35 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की और ये उनके टेस्ट करियर की सबसे तेज 50 रही। एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मैनचेस्टर में ड्रॉ। मुकाबले के 5वें दिन रविवार को बारिश के चलते खेल शुरू नहीं हो सका। मैच ड्रॉ होने के कारण एशेज ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा बरकरार। पाकिस्तान ने भारत को इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 के फाइनल में 128 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान ने इस जीत के साथ खिताब पर कब्जा किया। कोरिया के चांगवान में चल रही विश्व जूनियर निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। बख्तरुद्दीन मलिक, शार्दुल विहान और आर्यवंश त्यागी की पुरुष ट्रैप टीम ने जीता रजत पदक। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन का पुरुष युगल खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में सात्विक चिराग ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मूवमेंट की क्विज प्रतियोगिता के दूसरे चरण पर मुंबई में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज पूरे देश में उत्साह है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दूसरे चरण के विजेता मुंबई पहुंचे हैं जो फाइनल में हिस्सा लेंगे। फीफा महिला विश्व कप में आज इटली का सामना अर्जेंटीना से होगा। दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ अपने अभियान को शुरू करने पर। वहीं जर्मनी की महिला फुटबॉल टीम भी आज अपने अभियान की करेगी शुरुआत। टीम का मोरक्को से होगा सामना। अमेरिकन गोल्फर ब्रायन हार्मन ने ब्रिटिश ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये उनकी पहले मेजर चैंपियनशिप रही। आंद्रे रूबलेव ने नाडिया ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में रूबलेव ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-6-6-0 से शिकस्त दी। एड्रियन मैनारिनो ने हॉल ऑफ फेम ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में मैनारिनो ने अमेरिका के एलेक्स मिकेलसन को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। मैक्स वर्स्टैपेन ने रविवार को हंगेरियन ग्रांड प्री में अपना दबदबा बनाते हुए रेड बुल टीम को रिकॉर्ड तोड़
लगातार 12वीं फार्मूला 1 जीत दिलाई। वर्स्टैपेन की लगातार 7वीं जीत ने चैंपियनशिप में पेरेज पर उनकी बढ़त को 110 अंक तक बढ़ा दिया। लुइस हैमिल्टन 33 रेसों में पहली बार पोल से बाहर हुए। दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली फिल्म लेट्स गेट मैरिड में धोनी कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्रिकेटर से प्रोड्यूसर बनी धोनी की ये फिल्म 28 जुलाई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेट्स गेट मैरिड को रमेश थमिलमानी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि फैमिली ड्रामा फिल्म है। गौरतलब है कि धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी बनाई है। फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा की अगली फिल्म का नाम बचपन का प्यार होगा। राजकुमार राव और वानी कपूर इसमें मुख्य भूमिका में होंगे। अनुभव फिल्म से बतौर निर्माता जुड़ेंगे, जबकि फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी अपूर्व धर बडगैया को दी गई है। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन अपने पिता राकेश रोशन के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा में रोशन परिवार की 3 पीढ़ियों की विरासत पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। अभिनेता सूर्या के जन्मदिन पर उनकी बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म कंगुवा की पहली झलक जारी की गई। फिल्म 3D में 10 भाषाओं में रिलीज होगी। सिवा द्वारा निर्देशित कंगुवा में दिशा पाटनी भी नजर आएंगी। मोहनलाल अभिनीत फिल्म वृषभ की शूटिंग शुरू हो गई है। मोहनलाल ने ट्विटर पर फिल्म सेट की तस्वीरें साझा की। नंद किशोर द्वारा निर्देशित फिल्म अगले साल मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और हिंदी में रिलीज होगी। अभिनेता नितिन की आगामी फिल्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन का पहला लुक जारी हो गया है। फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज की तारीख की भी घोषणा की है। ये फिल्म 23 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। रेमो डिसूजा और नोरा फतेही की हिप हॉप डांस रियलिटी शो ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे बड़े ऑन ग्राउंड हिप हॉप डांस शो के साथ आधिकारिक तौर पर यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अभिनेता बालकृष्ण की आगामी फिल्म भगवंत केसरी दशहरे पर 19 अक्टूबर 2023 रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अनिल रविपुडी ने किया है। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सेंसर बोर्ड CBFC ने कुछ बदलाव और कट के बाद UA सर्टिफिकेट दे दिया है। फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होने जा